सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोलो जनाब। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हैं एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट असद निज़ामी। असद, हाउ आर यू? बिल्कुल A1 संडे के दिन भी अपनी ड्यूटियां सरंजाम देने आए हैं। ज़बरदस्त। अली आफ्ताब सईद हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार। अली, आप भी बता दें आपका क्या हाल है? हाउ डू यू फील कि संडे को आपको काम पे आना पड़ रहा है? मेरी तो ज़िंदगी का वही फ़लसफ़ा है कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये वाले भी नहीं रहने, तो बट ठीक है, चल रहा है। अब हर चीज़ को एक इतना डिप्रेसिव सा दे देते ना स्पिन कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे उसको आपको जवाब क्या दूँ। मेरे साथ ऐसे ही है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं करीब ना आए। सर आज बड़ा सर मैचिंग थोड़ी सी चल ये आप बड़ी आप लोग की इधर बॉयज का बड़ा चल रहा है। प्लान नहीं था रोमांस हियर। मुझे बता दे, मैं ही पहन लेती वाइट, आप लोग पता नहीं क्यों और चाह रहे हैं कि डिस्टिंक्शन हो, मतलब नहीं कोई अलग हम लोग रहे सब एक है। अच्छा चले ये ना हमारा इंटरनल जो है ना, वो जो कैरेक्टर है वो छलक रहा है वाइट में। ओह अच्छा, ये क्या कहने का मतलब है आपका? ये मतलब ये देखिए, जाहिर है डायनामिक्स होते हैं हर पर्सनैलिटी के। ये पॉजिटिविटी सारी यहाँ से आएगी, नेगेटिविटी इधर से आएगी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, जी अंदर रह नहीं पा रही। देखते हैं जरा पॉजिटिविटी कितनी आती है और नेगेटिविटी कितनी आती है। चले आप बता रहे थे असद, हमारा भी शो स्टार्ट होने से पहले, कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि अब वो डिस्कोर्स को फंड नहीं करेंगे फॉर द। हाँ जी, वो ऐसे है कि ये बात असल में ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। 2022 में भी इस चीज़ का एक प्रोग्राम बनाया गया था कि आप इलेक्ट्रिसिटी की एक होलसेल मार्केट बनाएं जहाँ पे आपके दीगर लोग जो हैं वो चीज़ें जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसका मसला क्या है शुरू में, वो है कैपेसिटी पेमेंट्स। अब कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? जो IPP से आपने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए हुए, उसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट ये कहती है कि IPP बिजली बनाए या ना बनाए, गवर्नमेंट ने उसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे देने हैं इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी पेमेंट। सो उस चीज़ को उन्होंने कर्टेल करने के लिए कहा है कि आप एक होलसेल मार्केट बनाएं जहाँ पे बिजली बहरहाल होगी, जो कि आपके मुख्तलिफ डिस्कोस जो हैं आके उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसको उन्होंने 3 फेजेज़ में प्लान किया। फ़ेज़ 1 ये है कि आपके 16% कंज्यूमर सिर्फ उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। फ़ेज़ 2 ये है कि उसके अंदर इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो हिस्सा ले सकती हैं। और तीसरा और फाइनल फेज़ है, ये फाइनली डोमेस्टिक लोगों को भी मिलेगा। इससे होगा क्या कि आपके बिजली के यूनिट और बाकी चीज़ों शायद इतने सस्ते ना हो, शायद बल्कि महंगे भी हो जाए, क्योंकि आप एक ओपन मार्केट में खरीद रहे हैं। बट जो आपके बहुत सारे दीगर चार्जेस लगे होते हैं, जिसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं, फ्यूल सरचार्ज और बाकी चीज़ें, वो कम होंगे। तो उनका कहना है कि हम शायद बिजली सस्ती दे सकें। वाह, कितना आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है अली? मुझे तो इस खबर की यकीन करें ना समझ लगी, ना पता लगा कि ये कैसे करेंगे। ये एक जो फड्डा आजकल चल रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल का ये है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि जी 18वीं तरमीम के बाद ये एक प्रोविंशियल इशू है, ये सारे डिस्कोस जो हैं ये प्रोविंसेस ले लें। और उनका आर्गुमेंट ये है कि जी प्रोविंसेस का जो कलेक्शन का तरीक़ाकार होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अच्छा, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ प्रोविंसेस ये कहते हैं कि जी आप जो पीछे गंद मार चुके हुए हैं, जो आपके लॉसेज हैं, वो हम क्यों लें। अच्छा, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। सो अब ये एक फड्डा है, ये एक जो है ना इस वक्त स्टेल मेट हुआ है। अच्छा, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो कैपेसिटी पेमेंट वाला मसला है ना, हमने कैपेसिटी चार्जेस को इतना विलन बना दिया है, और उसकी वजह ये है कि जो इनिशियल IPP पॉलिसी थी 1994 की, हम उस पर कायम नहीं रहे। उसमें यह था कि जी IPPs आएंगे और जाहिर है उनको यूनिट प्लस कैपेसिटी पेमेंट हम देंगे। एक उस दौर में टोटल जो पाकिस्तान में FDI आती थी वो 300 और $350 मिलियन थी। उस दौर में इस पॉलिसी की वजह से $6 बिलियन आ गया। ठीक है, अब बात ये है कि उसके मुताबिक पावर प्लांट्स लगते चले जाने थे। अगर फॉर इंस्टेंस एक पावर प्लांट ने 30 साल उसकी लाइफ होती है और 10 साल में उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो उतनी देर में एक नई जो है उसकी चल रही हैं, फिर उस एक और जो नया है
पावर प्लांट उसकी चल रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आना था जिसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाना था जहां पे आपके पुराने फ्री में चल रहे होते, नए कैपेसिटी के साथ चल रहे होते, आपके पास एक बड़ा ही इवन किस्म का टैरिफ होता। क्योंकि यहाँ पे जो नई हुकूमत आती है उसको लगता है कि पिछली तो करप्शन कर गई होगी, उसने जो कुछ किया उठा के फेंक दो, हर पॉलिसी ख़त्म कर दो। यहाँ तक कि इन्होंने तो उनमें से एक जो GM थे मेरे ख्याल में कैपको के, जो कि ब्रिटिश गोरा था, उसको पकड़ के अगली जो हुकूमत आई उसने एहतजाब कमीशन बना के उठवा लिया, और वो कोई बड़े एहतजाज के बाद इंग्लैंड के महीने बाद उसको छोड़ा गया। अब जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएगा, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, इसीलिए वो आने को तैयार भी नहीं है। मतलब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि बाहर से अब कोई यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। ठीक है, अच्छा, अब कैपेसिटी चार्जेस का भी इतना ज़्यादा वो मसला जो है ना गंभीर इस तरह से हो गया है कि एक तरफ सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस नहीं है, हर तरह के टैक्सेस हैं। आपके बिजली के बिल में टीवी का टैक्स भी लगता है, पता नहीं किस किस चीज़ का टैक्स लगता है। एक तो इसका मतलब ये है कि इफ़ेक्टिवली आपका जो टैक्स कलेक्शन का जो इदारा है वो कुछ नहीं करता, इसलिए आप कहते हो कि यहाँ से निकलवा लो। इसीलिए आप कहते हो कि पेट्रोल पे लेवी लगा लो, क्योंकि आप डायरेक्टली तो किसी से टैक्स ले नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आप, अब होता ही है कि जिस तरह बिजली महंगी होती है ना, आप राशनिंग शुरू कर देते हो। मतलब आपको पता लगा बिजली महंगी हो गई है, तो आप ये थोड़ी होगा कि अगले महीने ज़्यादा महंगी के हिसाब से पैसे दे दोगे। आप ये करोगे कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि ना दोपहर को AC नहीं लगाती। ठीक है, अब जैसे जैसे वो यूनिट्स आप कम इस्तेमाल करोगी, उधर से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। सर लेकिन इसमें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ये बात भी सच नहीं है कि जब IPPs की हमें ज़रूरत थी मियाँ साहब के दौर में, जब उन्होंने बिजली का मसला हल किया बकौल नून लीग के, तब IPPs जो थे हमारे पास, वो अगर ना होते तो तब तो मसला और बढ़ जाता, और तभी उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग दी। 94 की डेफिनेटली पॉलिसी है, बट कैपेसिटी चार्जेस ये जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जब ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होंगे IPP से, तब हम इस चीज़ को बाकायदा शुरू करेंगे, और इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी उन्होंने बनाया जिसके अंदर होलसेल मार्केट जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये तो नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, तो अच्छी चीज़ है कि हर डिस्को के पास अपनी एक राइट होगा जी कि हम इतने पे खरीद के आगे इतने देंगे। ये आपको पता है मसला असल में, लेकिन जो आपकी बात है शुरू ही यहाँ जब करेंगे ना, जब ये फेज़ 2 में पहुंचेगी, जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं, ये फटा वहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा पड़ना है, और डोमेस्टिक तक शायद ट्रांसलेट हो ही ना। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से? मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होती, हर हुकूमत आके बिल्कुल उखाड़ के कुछ नया शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे किसी को ये अंदाज़ा भी पता नहीं क्यों नहीं होता कि अब जिस तरह ये 2008 वाला जब क्राइसिस आया बिजली का, ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने 12, उस वक्त तो हमारे पास पैसे नहीं थे, ये 12-13 में इन्होंने छोटे प्लांट्स लगाने शुरू किए। 94 में तो बड़े लग रहे थे ना, इधर छोटे लगने शुरू हुए। छोटों का मसला क्या होता है कि उसमें लाइन लॉसेज, उसकी इफेक्टिविटी और कम होती है, इफेक्टिवनेस जो भी उस लफ्ज़ है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा, मतलब आप जितना छोटा प्लांट लगाएंगे उतनी वो कम बिजली प्रोड्यूस करेगा, उतने उसमें मसाइल ज़्यादा होंगे। अच्छा, फिर होता ये है कि जैसे ही बिजली, हम कहते हैं जब बिजली नहीं होती ना, तो हम कहते हैं किसी तरह बिजली बनाओ, ठीक है, उसमें IPP से जैसा मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, जाहिर है उनको लुक्रेटिव चीज़ ही देनी पड़ती है, वरना वो क्यों आएंगे। अच्छा, हम बनानी शुरू करते हैं, जैसे ही हमारी नीड्स पूरी होती हैं ना, नई हुकूमत आती है और वो कहती है नीड्स तो पूरी हो रही हैं, हम इतना ज़्यादा उनको पैसे क्यों दे रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो सारा कुछ। किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि हर साल के साथ आपकी एनर्जी की नीड बढ़ती चली जा रही है। और जैसे कि मेरे पीर साहब अली मलिक फरमाते हैं कि महंगी बिजली से बुरी सिर्फ एक चीज़ है, और वो है बिजली का ना होना। अच्छा, अब ये जो 2016-17 तक हम फिर वो करते रहे, जैसे मर्जी प्लांट्स लगाते रहे, अच्छे बुरे, अब आपको पता है फिर उस पे काम नहीं हो रहा। अब कुछ सालों बाद एकदम से आपको फिर पता लगेगा कि वो जी लोड शेडिंग कुछ भी नहीं आ रहा। पीक आवर भी बढ़ रहे हैं, चीज़ें भी बढ़ रही हैं, जहाँ आबादी बढ़ रही है वहाँ पे लोग अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली कंजम्पशन। लेकिन इनकी IPPs को और भी तो इशू है कि इनके बहुत सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट अभी भी देने, जो बिजली इनकी ले चुके हैं। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट तब खत्म होगा ना जब इनकी सेटलमेंट होगी सारी। सो जाहिर है ये चीज़ अच्छी, स्पिरिट उसकी हम ये कह सकते हैं अच्छी है जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होगा कैसे, वी डोंट नो। वो चले आगे जाते, कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया वैसे इसको, और सॉफ्टवेयर भी बन गया कोई, और वो चीज़ें करें, आगे देखेंगे उसको। अच्छा, इसके साथ साथ बिजली की बात हो ही रही है, तो पिछले 71 दिन में क्रैकडाउन भी बहुत बड़ा हुआ है। 30,000 बिजली चोरों को पकड़ा गया, 13,304 उसमें से अरेस्ट हो गए, 29,630 कनेक्शन के खिलाफ FIR कट गई, और इससे उनको फिर ये पता चला कि जो उन्होंने टोटल यूनिट्स उनको फिर बाद में चार्ज किए थे इसको, वो हैं 5,28,648 यूनिट, जिनकी वैल्यू बनती है 2 अरब 10 करोड़ 15 लाख रुपए।
लेकिन FIR ये मैंने कहा मैं पहले सारे फिगर्स पढ़ लूं और फिर असलियत से आप लोगों को आगाह करूं कि इन चीज इसका ये मतलब नहीं है कि 2 अरब और 10 करोड़ ऑलवेज वेट फॉर द लेकिन। लेकिन exactly, 2 अरब 10 करोड़ मैं वेट कर रही थी, मुझे पता था इसका ये मतलब नहीं है कि 2 अरब और 10 करोड़ रुपए जो हैं वो बिजली चोरों से आ गए हैं किसी के पास, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। ये अज्यूम्ड फिगर्स जो हैं और ये अज्यूम जो यूनिट्स हैं जो उनको चार्ज किए हैं, ये वो कहते हैं ये हमें लगता है आपने इतने यूनिट, अब 30,000 बंदा पकड़ा है तो उनको कुछ ना कुछ तो चार्ज करेंगे ना। वो इतने यूनिट्स चार्ज किए जिनकी वैल्यू ये बनती है। वो एक अलग बात है कि इन लोगों से उन्होंने कैसे लेने हैं, कितने केसेस होंगे, कौन दे सकेगा कौन नहीं दे सकेगा। बाकी बिजली चोरी कैसे, क्यों और कब कौन करता है वो आपको पता है। मैं तो आपको एक बड़ी सिंपल चीज़ ये इसमें बिजली चोरी में बताना चाहता हूँ कि बिजली चोरी जो है ना वो आप कर नहीं सकते जब तक उस महकमे इदारे का बंदा आपके साथ मिलावा ना हो। ये पहली चीज़ है। मतलब आप उसके अलावा भी कर सकते हैं, वो भी एक है, हम नहीं बताएंगे, इस प्लेटफॉर्म से नहीं बताते। बहुत ही चले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो बिजली चोरी आप इसलिए करते हो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। दूसरा आपको पता है कि जब मतलब अगर आप ताजर कम्युनिटी को ले लो, ठीक है, अगर किसी एक को बिजली चोरी का मौका मिल जाएगा या वो करेगा या उसको करवाई जाएगी, ठीक है, तो बाकियों के लिए वैसे ही मैंडेटरी हो जाएगा कि वो करें, क्योंकि अदरवाइज तो फिर जितने में वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है जो बिजली का बिल दे रहा है वो तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, यही मामला अंडर इनवॉइसिंग का है। जब आप कस्टम से कोई चीज इंपोर्ट करते हो कि अगर एक बंदा कर रहा है तो फिर सारों को करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यही मसला टैक्स चोरी का है। अगर आप एक को करने दोगे तो फिर सारे करेंगे। और असल चीज ये है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के जहनियत के साथ कारोबार होता है, ये इसमें फैक्टर इन किया जाता है कि अच्छा हम इधर इधर और इधर हुकूमत को थूक लगाएंगे और यहाँ पे अगर आप इस चीज को निकाल दो तो शायद कोई कारोबार प्रॉफिटेबल हो ही ना सके। अच्छा, आपकी इस बात पे मैं ऐड करूंगा जो आप कहते हैं ना मिले हुए हैं, उस पे मैं एक ऐसी चीज़ जो चले मैं जिसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आपकी एक बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके अंदर दफातर हैं, दुकानें हैं। अगर उसमें से जो कानून है वो ये कहता है जी कि अगर आपका एक भी जगह मीटर उस बिल्डिंग में डिफ़ॉल्ट कर जाए तो पूरी बिल्डिंग डिफ़ॉल्ट है। इख्तियार हासिल है जो दीगर आपके डिस्कोज हैं जहाँ पे भी जिस मुल्क के नहीं वो वहाँ जाके कहेंगे जी कि हम पूरी बंद कर देंगे, वो सारे मीटर्स बंद करते, ये कानून है। लेकिन सारे बंद नहीं होते, कुछ लोग बिल नहीं देते, फिर भी बिजली ऑन रहती है उनकी। कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट करने के बावजूद भी जो आप कह रहे हैं उसके उनकी बिजली ऑन रहती है, वो किस्तें भी करा लेते हैं, बिल्डिंग कभी नहीं बंद होती। इसमें एक और मजेदार चीज़, इस पे हम एक ब्रेक लेंगे। आप प्लीज होल्ड दैट थॉट, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम बात कर रहे थे बिजली चोरी पे एंड अपेरेंटली कोई नए स्कैनिंग मीटर्स आ गए हैं, उसके बारे में असद प्लीज जरा हमें बताएं कि एग्जैक्टली क्या ये एक क्रैकडाउन हो रहा है। वो देखें ना, जो हम पूरी बात कर रहे थे, एक तो होलसेल मार्केट से शुरू हुए, उसके बाद जो क्रैकडाउन किया, उसके साथ साथ जो लेस्को के आजकल चीफ हैं शायद हैदर साहब, उन्होंने कहा है कि दीगर जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे 2 मसले, ओवरलोड का और थेफ्ट का। ये ज़रूरी है समझना कि ओवरलोड और थेफ्ट की वजह से, क्योंकि वो हमें आते हैं उसके ऊपर, और इसके ऊपर फिर वो स्कैनिंग मीटर्स ले आएंगे, उससे वो ये जानकारी करेंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स पे ओवरलोडिंग हो रही है। आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ कि मतलब एक ही मीटर के ऊपर से मतलब दीगर लोग जो है बिजली ले रहे हैं। और दूसरा थेफ्ट की तो हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है। तो वो चाहते हैं कि ये डेटा जो है इसको एनालाइज किया जाए स्कैनिंग मीटर्स के ज़रिए, और फिर उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि टारगेटेड एक्शन हो। क्योंकि इसमें यह भी होता है कि आप, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आप एक ही इलाके के जितने मीटर होते हैं आप समझते हैं सारे डिफ़ॉल्टेड हैं और कानूनी तौर पे आप उनको अटैक कर सकते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि वो चाह रहे हैं कि हम टारगेटेड अप्रोच रखें, किसी को गैर ज़रूरी तौर पे, किसी जैसे मोहल्ला है या एक सेक्टर है किसी एक जगह, सबको ये इसी चीज़ में ना डाला जाए कि सारे डिफ़ॉल्टर हैं। तो यू कैन इस स्कैनिंग मीटर से आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आप इससे ये नहीं बता तो फिर क्या आप इससे एक बेहतर जजमेंट, जैसे अभी तो देखें ना वो एक ट्रांसफार्मर है मीटर रीडिंग से ले रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हम स्कैनिंग मीटर लगाएंगे उन ट्रांसफार्मर्स पे जिनसे हमें शक है कि यहाँ हो रहा है। अच्छा, तो उससे उनको ज़्यादा डेटा ज़्यादा मिल जाएगा ना, पहले तो वो मीटर नहीं लगा हुआ। और इससे हम क्या करेंगे वो भी बता तो दिया मैंने, क्या करेंगे हम लोगों जब उनको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा जी इस मोहल्ले में हो रहा है ये, तो या इस गली में हो रहा है, बस उसको नैरो डाउन करते जाएंगे। जब इतना नैरो हो जाएगा कि ये गली है तो उसमें तो फिजिकली एक गली के मीटर तो चेक किए ही जा सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बहुत ये बड़ा मसला है और ये शायद क्योंकि निगरान हुकूमत है तो इसमें हो जाए, ऑल्दो इसमें भी मुश्किल क्यों है क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में भी होता ये है कि जी एक पार्टी की हवा चल रही है। वो हवा क्या है जी कि इसने आना है पावर में। अच्छा, वो निगरान को भी अगेन हमें नहीं पता, लेकिन अजम्पशन ये दी जाती है, तासुर ये दिया जाता है कि जी उन्होंने दी चल रही है हुकूमत। ठीक है, होता क्या है कि पाकिस्तान में जो भी डाटा दिया जाता है ना कि जी इस डिस्को का इतना लॉस है, वो हमें नहीं पता कि वो सही है या गलत है। मतलब लेस्को के को अगर आप लें ना तो उसमें तो हमें तकरीबन ये पता है कि वो गलत है जो भी हमें फिगर दी जाती है। उसकी वजह ये कि कई दफ़ा ये प्लान डिस्कस हुआ है कि अच्छा जी आप ग्रिड लेवल पे मीटर लगा दें, पता तो लगे कि चोरी है कितनी। वो नहीं लगाया जाता। कभी इलेक्शंस करीब होते हैं, कभी अभी अभी इलेक्शन गुजरे होते हैं, वो सारे वोटर होते हैं। ये इतने अजीब तो गरीब मसाइल हैं। अब तो यहाँ तक भी हुआ है कि अगेन लेस्को की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन मीटर्स इंस्टॉल नहीं हो रहे। लोग लगा रहे हैं अपने रूफटॉप्स पे सोलर, ग्रीन मीटर नहीं लग रहे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कोई ब्राइब का मसला है, कोई रिश्वत लेना चाहते हैं, उससे भी क्योंकि जब एक दफ़ा लग जाएंगे तो फिर तो आपको कंज्यूमर को वापस उस पैसे देने पड़ेंगे या यूनिट्स उसके अगेंस्ट देने पड़ेंगे। जब वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड और ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो वो भी आपका जो लाइन लॉसेस है या थेफ्ट है वो कवर कर रहा है। और बहुत गंभीर मसले हैं, पिछले कुआं आगे खाई। आपको याद होगा जो आपने पहले बात करी थी वो यही, आप क्योंकि पहले आप यही कह रहे थे ना कि अक्सर ज़रूर लोग मिले होते हैं, ये बिजली चोरी इतनी आराम से नहीं होती। तो अगर ये सब कुछ स्कैनिंग मीटर का इवेंचुअली क्या फ़ायदा होगा इससे? मुझे तो, मैं अब अली की नेगेटिविटी आप बात कर रहे थे ना, मैं अब वो एक्चुअल शो कर रही हूँ। देखिए बात तो ये है कि अगर तो अंदाज़ा हो गया, एक तो देखिए इस दुनिया में ना सिर्फ एक चीज़ है जो झूठ नहीं बोलती, वो है नंबर्स। ठीक है, सो मसला ये है कि अगर तो हुक्मरानों को ये एहसास हो गया है कि नंबर्स जो हैं वो किस नहीं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं नंबर्स, कौन दिखा रहा है नंबर्स, वो तो ठीक है, लेकिन अगर खजाना खाली हो गया है और नहीं पता कि अगले महीने कैसे होगा गुजारा, तो फिर कुछ तो करना है। आपको याद होगा कि जैसे आप हवा की बात कर रहे हैं, सियासी हवा में, तो नून लीग की हुकूमत जब थी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की थी जो अभी तक मेरे ख्याल में बजा है, और वो उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट बात की थी कि सारे मसले की जो मर्ज़ी कर लें आप, चोरी पकड़ लें, थेफ्ट पकड़ लें, डिफ़ॉल्ट को पकड़ लें, मसला है लाइन लॉसेस का कि जो इतने हर साल एक प्रपोज होता है कि जी इतना बजट मुकर्रर करें जिसमें ग्रिड स्टेशंस को, लाइंस को देमसेल्व्स और दीगर जो उसके इक्विपमेंट है उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये मसले पे काबू नहीं आएगा। वो और आपकी बात जो फिगर्स वाली है, वो फिगर्स तो हमें पता ही नहीं कि वो एग्जैक्टली कितना लॉस हो रहा है। आप कुछ आप बना इतनी बिजली रहे हैं, वो पहुँच जो है वो इतनी रही है, तो उसकी फिगर पता चल जाए तो वैसे शायद होश आ जाए। हाँ, इट्स वेरी इजी टू से कि ये तो जैसे बिकॉज बिजली चोरी हो रही है, राइट। एनर्जी मिक्स का भी मसला है। हाँ। इतने सारे मसले हैं कि जिसके कोई हिसाब नहीं है। मतलब पावर प्लांट लगते कहाँ पे हैं, इसका भी मसला है। कोल प्लांट जो है वो कोल उतर किस जगह पे रहा है, पोर्ट पे, मतलब कोई और कोल प्लांट लगा कहाँ पे है, साहिवाल में। मुझे ये इशू है कि कोई इतना यूनिक मसला तो नहीं है ना, ये पूरी दुनिया में ये होते हैं, पूरी दुनिया में ये सिस्टम्स हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई एफिशिएंट सिस्टम चल सकता? इसका तो बहुत लंबा जवाब है। हाँ, फिर तो हम इसका तो कोई 74-75 साल लंबा जवाब है जो इस वक्त हम दे नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने कोल का जिक्र कर ही दिया है तो अब हमारा जो रोज़ का टॉपिक अनफॉर्चुनेटली जो हमें डिस्कस करना पड़ता है स्मॉग का, उस पर आ जाते हैं। हमने इसी शो पे जुम्मे के दिन डिस्कशन की थी कि नकवी साहब ने ट्वीट के जरिए ये बताया, ट्वीट कहेंगे एक्स कहेंगे, एक्स के जरिए, सॉरी इट्स स्टिल ट्वीट, हाँ है तो ट्वीट। नकवी साहब ने एक्स पे ट्वीट की और उन्होंने उसका जो आखिरी फिक्रा था उसके अंदर कहा कि जी इतवार के रोज़ लाहौर की माल रोड के ऊपर जो है गाड़ियां दाखिल नहीं होंगे, अलबत्ता साइकिल तो और पैदल लोग जाएं। ये तो हम कल कर चुके हैं खबर, कल या परसों। तो ये हुआ आज लोगों के आ रहे जी माल रोड बंद है, वहाँ से ना है, और ये बाकायदा तौर पे हुआ है। तो स्मोक कंट्रोल करने के लिए इकदाम तो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है। फिर ये तो ना कहा जाए ना कि इकदाम नहीं, उनसे होता कि वो एक अलग बात है जो उन्होंने कहा वो किया। मुझे ये समझना है कि लाहौर की जो स्मोक का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो माल रोड नहीं है, वो गाड़ियाँ जो है वो माल रोड पे नहीं चल रही, लेकिन अब वो कहीं और तो चल ही रही होंगी। अब वो सारी बंद तो नहीं कर सकते। अच्छा, जाहिर है यार, वही हमने कल भी बात की थी कि वो कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है अभी तक कि तुम गरीब लोग इधर माल रोड पे मत आया करो टाइप सीन। अच्छा, यहाँ पे एक तो इसमें
आर्टिफिशियल रेन पे आमिर मीर साहब का बयान आया, उन्होंने कहा जी 35 करोड़ नहीं लगते, ये फिगर गलत है, तो ये कम पैसे लगते हैं और हम करवा लेंगे। जो इसमें मेरा वाहिद मसला है ना वो ये है कि पिछली हफ्ते जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया 4 दिन का, उसमें वो लॉकडाउन था थर्सडे टू संडे और फ्राइडे को बारिश थी और वो हम 1 हफ्ता पहले से हमें पता था कि बारिश होनी है। अच्छा वो बारिश हो गई, उसके बाद सैटरडे संडे लॉकडाउन भी खुल गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये 30 तारीख को आर्टिफिशियल रेन करवाना चाह रहे हैं, तो 29 को बारिश है। तो आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से मैं पंजाब गवर्नमेंट को एक URL देना चाहता हूँ, accuweather.com ऐप भी है, देख लें कुछ भी प्लान करने से पहले। लेकिन आमिर भी साहब ने ये तो कहा कि 35 करोड़ नहीं लगते, तो इसका मतलब इससे कम लिखते हैं लेकिन लगेंगे 35 करोड़ ही। उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। अगर अप्रूवल हो गया तो मैं 35 देखो बजट अप्रूव हो गया ना। अच्छा दूसरी तरफ आपको पता है, ये मेरी अपनी अब रिसर्च आने लगी थोड़ी सी, ये करने की ज़रूरत नहीं है ये जहाज़ वाला सिस्टम सारा। अब बाकी मुल्कों में, चीन में, अमेरिका में, जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ड्राई डेज बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो स्मॉग की वजह से नहीं करते। चाइना शायद करता है, US तो नहीं करता। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बना दी है। पहले तो जहाज़ से आप कॉज करते हैं केमिकल्स थ्रो करके आर्टिफिशियल रेन, अब उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है कि आप ज़मीन से रॉकेट मारें हवा में और वहाँ से पैदा करें बारिश। सर क्या सर ये मेरे हाथ जोड़े, मेरे कार दी छत पे रॉकेट पे होना है। मैं आपके पैसे कितने बचा रहा हूँ कि वो सिर्फ आपने कुछ जहाज नहीं मंगवाना, उसका रेंट नहीं देना, रॉकेट लेने हैं। आप चाह रहे हैं कि और भी, और जो जितने प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि और मसला खड़ा हो जाए हमारे लिए। नहीं, ये को मैं ऐसे रॉकेट की बात नहीं कर रही, अल्लाह माफ करे। मैं जो उसका मकसद है कि वो एक सेफ जोन में जाकर उसको पहले एक्सपेरिमेंट की जाए, देखा जाए रॉकेट कैसा है, कुछ चलाने वाला भी काबिल बंदा हो। चलिए ये भी रिकमेंडेशन हम पास कर देते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये जो CBD ने जो अनाउंस किया है, ये अली करेगा क्योंकि इनका इस पे ये दुखती राग है। मिल्वाकी फॉरेस्ट की वजह से जरा स्मॉग को कंट्रोल किया जाएगा, ट्री प्लांटेशन हो रही है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी, वो ये कि वो जो CBD है अब, वो पहले नर्सरीज थी, वहाँ पे 200-200 साल पुराने दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा इन्होंने वो सारा हटाया और हम उस दौर में पिटते रहे कि ये मत करो। यहाँ पे अगर आपको उन नर्सरीज से मसला है कि वो टाइम पे रेंट नहीं देते या जो भी करते हैं, तो आप खुद से मतलब एक तो ये कि आप कोई नई नर्सरीज ला सकते हो, दूसरा ये कि उसको पूरे को आप जंगल बना दो, मतलब वो राइट इन द मिडल ऑफ सिटी कुछ आपके पास होना चाहिए, ग्रीन जोन टाइप चीज़। वो इन्होंने नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम मिल्वाकी लगा देंगे छोटे से, उसमें वो क्या कर लेगा जब उसके साथ इतने प्लाजे हैं। और मेरा एक सवाल है, वो मेरा सवाल ये है कि आप वो जो एरिया है, वो जो गुलबर्ग में है ना, वो गुलबर्ग में वैसे ही जो इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट है वो 60% से ऊपर नहीं है, खाली पड़े हैं मेन बुलेवार्ड पे प्लाजे। ये क्या करेंगे, कौन सा कारोबार? जब ये नर्सरीज थी वहाँ पे, तो ये बात भी सच है कि वहाँ उस इलाके की दर्जा हरारत थोड़ी कम होती थी, तकरीबन 1 से 2 डिग्री का 1 से 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या, अब तो देखें ना, ये तो फिर मेरा तो अपना ख्याल है स्मॉग की वजह से ना, ये सारी जो खबरें हम भी डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल रेन होगी, CBD, ये रोज़ को इस किस्म की चीज़ आएगी कि जी अब हम करेंगे ये चीज़ें, ये करेंगे। जिससे मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर देता हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि इस साल इसकी इतनी टेंशन ली जा रही है, रोज़ बात हो रही है, अगला साल शायद बेहतर हो। असद आपको पता है कि हर साल हम कहते हैं इस साल मैं कह रहा हूँ ना। सो अब चले अगले साल अब बात चेंज होगी। नहीं, लेकिन ये थोड़ा फॉरेस्टेशन और ये सब कुछ इफेक्टिव है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड अगर ये इमीडिएटली इफेक्टिव है, मतलब इसका कोई, हाँ ये कोई इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये कि जिस स्केल पे कर रहे हैं हमें तो उससे बहुत हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ये हर साल जो हम लोग ये डिस्कशंस करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि जब क़यामत टूट पड़ती है उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये कर लें वो कर लें। अभी मुझे याद है कि महीना पहले जब स्मॉग अभी शुरू ही हो रही थी तो डिस्कशन चल रही थी कि स्कूल्स बंद करेंगे वेडनेसडेज को, स्कूल्स ऑफिसेज, लेकिन वो हुआ नहीं। इसकी वजह मैं ट्रेनिंग बचपन से ट्रेनिंग किस चीज़ की? हमारी पर्चे से आखिरी रात पढ़ना है, सप्ली है ना। तो वो वही, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको संजीदा समझे मेरी बात को कि भाई यही होता है कि आपने जब भी एग्जाम दिया हो, या आपने तो यकीनन दिया होगा उस तरह से मैंने भी, कि भाई पर्चा है या असाइनमेंट है या कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ भी है, होमवर्क भी है, तो
तो यार अभी है ना 3-4 दिन। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो एक आदत पड़ी हुई है वो ये और क्या है? लेकिन ये अब ये बारिश की काबिलियत आज ही कहेंगे जी होते खत्म होगी, अगले साल करांगे। नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये चीज के लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस ये बाद में नहीं मैनेज हो पाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि जब आपको पता भी लग गया है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर गाड़ियां हैं, तो आप 2 महीने में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं खड़ा कर सकते। सो ये तो एक मतलब जिस तरह से आप कह रही हो कि जब आ गई थी स्मॉग तो कुछ करना चाहिए था, ये तो मतलब आज से हम करना शुरू करेंगे। लेकिन ये डिस्कशन चलती रहेंगी और फिर फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा और उसके बाद फिर उसकी वजह स्मॉग और फिर हम अगले साल फिर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि वो हमारे अहमद इकबाल दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिसी बनती है ना, वो जो बड़े लोग हैं ना, वो अपनी गाड़ियों में बैठ के शीशे से बाहर देखते हुए बनाते हैं। ज़बरदस्त। अली, इस बात पे हम ब्रेक लेंगे, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम ये डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक से पहले कि स्मॉग के इशू के लिए क्या किया जा रहा है पंजाब में, स्पेशली लाहौर में। एंड अपेरेंटली स्कूल्स बंद करने का प्लान है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं कि कितने दिन कम हो जाएंगे ओवरऑल। वो ऐसे है कि प्लान तो नहीं, अब तो एग्जीक्यूट करना शुरू करके। आपको याद है पिछली हुकूमत में शफकत महमूद साहब जो थे, स्टूडेंट्स उनके फैंस बन गए थे वो इस वजह से कि उन्होंने को एग्जाम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए थे और बच्चे पागल हो गए थे। तो मैं और खबर देने जा रहा हूँ आपको कि जो 240 दिन का स्कूल ईयर होता है, तालीमी साल जो होता है, उसमें वो अब 140 का रह जाएगा, 100 दिन कम होने लगे। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग बात है और इस पर थोड़ी सी हमें बहस इस वजह से करना पड़ेगी, ये क्या कह रही है, क्योंकि 100 दिन अगर फ्राइडे सैटरडे ख़त्म करने से तो पूरे शायद ना हो पाएँ। तो इसका शायद ये मतलब है कि जो विंटर हॉलीडेज़ हैं वो पहले आ जाएंगी या वो एक्सटेंड हो जाएंगी आगे तक। अमूमन दिसंबर में शुरू होती हैं, दिसंबर में ही स्कूल खुल जाते हैं, लेकिन शायद उसको शुरू अभी कर लेंगे और फिर जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इससे ये बच्चों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, पेरेंट्स के लिए अलबत्ता ये बिल्कुल खुशखबरी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। और इससे साथ साथ इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ये भी है कि ये गवर्नमेंट ने सारे स्कूलों को ऑन बोर्ड लेके फैसला नहीं किया। ये है जी काशिफ अदीब साहब, जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदर हैं इस वक्त, जिन्होंने कहा है जी गवर्नमेंट ने हमसे को पूछा नहीं, ये वो खुद ही कर रहे हैं। ये 100 दिन का जो फैसला है ये हुकूमत का है, तो इसका मतलब एक तो स्मॉग की नौयत जो है वो हमें पता ही है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से तो उन्होंने कहा जी 2-2 दिन वाला छोड़ें, एक ही दफ़ा बंद करें। लेकिन ये पूछे क्यों? नहीं, उसकी वजह है ना, ये एक एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रहा है, एक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें इनका इनपुट मतलब क्या प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, बिजनेस है उनका, उनको बताएं तो सही हम बंद कर रहे हैं, उनसे भी पूछें। अच्छा, वो बताएं कि बंद कर रहे हैं या पूछे कि बंद करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब माँ बाप आएंगे और कहेंगे कि अगर आप स्कूल लगना ही हफ्ते में 3 दिन है तो हम आपको उतनी फीस क्यों दे रहे हैं जितनी हम पहले देते थे। बिजनेस कंसर्न ये आगे से फिर कहते हैं कि अच्छा आप फीस कम देंगे तो फिर हम अपने टीचर्स को जो हमने नौकरी पे रखा हुआ है उनके पैसे भी कम क्यों ना कर दें। वो आगे से फिर टीचर रोएंगे कि जी हम तो इस पैसों पे, इस पैकेज पे आए थे तो हम कम पे गुजारा कैसे कर। ये एक पूरा चेन है जो कि चलेगा। नंबर एक चीज, नंबर राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि हाउ टू गो अबाउट इट, मगर आई डोंट नो कोई कंसल्टेशन करनी चाहिए स्कूल प्राइवेट स्कूल से। दैट्स जस्ट माय। उन्होंने ये काम हुकूमत का था कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करती बेसिक लेवल पे, हुकूमत उससे दस्तबरदार हो गई, ये सारा बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठा लिया। अब आप कह रहे हो कि हम उनसे मशवरा भी नहीं करना वो जाके सोमालिया में स्कूल बना लेंगे। ये तो वही वाली बात हुई जैसा कोविड के दौरान, ये तो वही वाली बात हुई ना, जब आप लोग उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए थे तो कोई दी थी, मशवरा लिया था। जाहिर है, बिल्कुल उनके साथ काफी विद कंसल्टेशन उनको कहा था जी आप ऑनलाइन शुरू कर लें। फिर जब स्कूल खुलने होते थे तो उनको बताया जाता था, जब स्कूल एकदम से बंद होने होते थे तो उनको बताया जाता था। जाहिर है, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो कंसल्टेशन का मतलब कि उनको बताना कि जी व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ टू गो अबाउट इट, एग्जीक्यूटिंग दीस ऑर्डर्स। देखें आप अगर अमेरिका के उससे बात करेंगी ना कि जी उन्होंने कह दिया बंद है तो फिर बंद है, तो वो पाकिस्तान में नहीं चल सकता ना। वो कैश हैंड आउट भी देते हैं, आप देते हो, उस तरह से आप इस जगह को कंपेयर नहीं कर सकते बाकी दुनिया के साथ। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, हम जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि किस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आज बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। आज कैवलरी वाला पुल खुला है, ठीक है, लोग डाल रहे हैं लुडियाँ, ये एहतजाज करने का मौका है। सर क्यों? उसकी वजह यह है कि आप उसकी रिपोर्ट निकाल के देखें कि कितनी गाड़ियां उसके अंदर से गुजरेंगी, कितने लोगों को उसके अंदर फायदा होगा। बात यह है कि पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट है कि जी को लगभग पाकिस्तान में 70 लाख गाड़ी रजिस्टर हुई हुई है, ठीक है। अच्छा,
ये इसको रिपोर्ट को लोग समझने में बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती क्या है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में 70 लाख गाड़ी है। 70 लाख गाड़ी नहीं है, वो 1947 से आज तक इतनी रजिस्टर हुई है। जो 1951 में गाड़ी चलती थी वो इस वक्त शायद रोड पे तो नहीं होगी। इनके दोस्तों ने तो नई गाड़ियां खरीद के टोटल की हुई हैं, ठीक है। तो मेरे कौन से दोस्त ने की? तो मैं सिर्फ आपको पर्सनल अटैक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल अगर 50 लाख गाड़ी है पाकिस्तान में, वैसे इतनी भी नहीं होगी, लेकिन अगर 50 लाख गाड़ी है और कोई 2 करोड़ बाइक है पूरे पाकिस्तान में, तो ये कितना बनता है? ये 2.5 करोड़ भी नहीं बनता। आपकी आबादी कितनी है? 24 करोड़ एक्सीड कर गई हुई है। आप उनके लिए मतलब 80%, बल्कि नहीं 80% में तो परसेंटेज को छोड़ें, आप 22 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं करते। आप 2.5 करोड़ लोगों के लिए, उसमें से भी बाइक वालों को तो नहीं चाहिए खुली सड़कें। लेकिन उसमें देखें उनका जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो आपको बता दूं। वो कहते हैं जी कि गाड़ियां बहरहाल एक बहुत बड़ा कॉज तो हैं स्मॉग का, ये तो हम मानते हैं। गाड़ी, बसें, चिंचियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिलें, सब। वो कहते हैं जी कि जब गाड़ी का किसी अपने अंजाम पे जहाँ तक पहुँचना है उसने, वहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भारत स्टार्ट रहेगी। जितनी वो स्टार्ट रहेगी वो इमिट करेगी जो आपका पोल्यूशन है, जो भी उससे निकलती है। सो वो कह रहे हैं कि अगर गाड़ी ट्रैफिक खड़ी रहेगी, गाड़ी तो समझ आती है, लेकिन वही खत्म कर रहा हूँ। वो अगर तो उन्होंने अंडरपास दे दिया, फर्ज करें, या ओवरपास दे दिया है या साइड पास दे दिया है, और उससे आपका सफ़र तय होने में आपको दिक्कत कम होती है, रुकावटें कम, ये सिग्नल फ्री है ना सारा। तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी जल्दी आप घर पहुंचेंगे, दफ्तर पहुंचेंगे, जहाँ भी पहुंचने, गाड़ी आपकी वहाँ जाके बंद हो जाएगी। तो ये अगर तो हम जितनी भी गाड़ियां हो वो इरेलेवेंट है इस पॉइंट पे। इस बात हो रही गाड़ियों से पैदा होती है स्मॉग, वो मैंने जल्दी पहुंचा देते हैं। वो तो पहुंचा देते हैं, लेकिन कितने लोगों को, आप कितने लोगों को केटर कर रहे हो, ये पहला सवाल है। दूसरी चीज, जेल रोड के ऊपर इन्होंने वो गाड़ियां तेज गुजर जाए जहां पे सारे अस्पताल हैं, ठीक है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। पैदल गुजरने का रास्ता ऊपर से रखा हुआ है। जो बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर वहां पे पहुंचा है और उसके पास एक शख्स है जो कि व्हील चेयर पे है, वो उसको पहले 50 सीढ़ियां ऊपर चढ़ाए और फिर जाए और फिर 50 सीढ़ियां उतारे। उसकी वजह ये कि आप कह रहे हो कि गाड़ी वाला तेजी से गुजर जाए, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके बारे में कुछ किया जाए। मुझे ये बताया कि आप लोग की बीवियों की बर्थडेज आई थी रिसेंटली, तो आप लोगों ने क्या किया? मेरी तो भी आनी है, इस साल आनी है, वो मेरी भी आनी है। मैं आपको पता ना मैं क्यों ये टॉपिक जी हमें पता। आप लोगों ने पढ़ी है वो खबर? जी पढ़ी है वो। जी इतने हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से जी खबर मिली है। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, हाँ। इस खबर पे आते हैं। हाँ। ये इतनी मुस्बत नहीं है चूंकि, तो जो मुस्बत वाली वो बता दें पहले आप। वो मुस्बत वाली तो एक खबर निकली भी थी कि जी वो यूएई में या सऊदी अरब में किसी, अच्छा, वो दूसरी शादी पे गाड़ी गिफ्ट की है। हाँ, जो एक बीवी, पहली बीवी ने हस्बैंड को कि दूसरी शादी की है उन्होंने। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छी खबर लगी आपको? खबर अच्छी नहीं लगी असल में। जो उनके पास खबर है ना उसमें हम सेटअप वायलेंस है, तो मैं तो वायलेंस आपको पता है अवॉइड कर रहा हूं। पॉजिटिव आदमी है इतने, ऑफ कोर्स। हाँ, सो इस देखिए बुनियादी सी बात ये है कि वो जाहिर है ये ज़्यादा मेरे ख्याल में मसला जो है ना वो पैसे ना होने पे होता है। अब वो जिस तरह से उनके पास पैसे वो लग रहे हैं कि वो लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं, गिफ्ट एक दूसरे को करने के लिए हैं, तो वहाँ पे तो ये है कि यार चंगी गाले जान छुट्टी यहाँ पे खबर ये है कि जी उस जो बेगम है उन्होंने फरमाइश की कि मैंने अपनी बर्थडे पे दुबई जाना है। वो जो उनका शोर रूम उनको नहीं ले जाया, लेके जा सका, तो महाराष्ट्र से खबर है, तो उन्होंने उसको मारा, मुक्का मारा और वो फिर नहीं रहे। But that's not the strangest thing about it. The strangest thing about it is कि मुक्का मारा and the injury that it caused. मतलब उससे उनकी वो तो ये देखिए मौत जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि वो 3 फुट से भी गिर के लोग मरते देखे हैं और जहाज से भी गिर के लोग बचते देखे हैं। मौत का कोई इलाज नहीं है, वो जब आनी है आ जानी है, आप बीमारी ठीक कर सकते हो। सो वो तो मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना कि लिखी हुई थी, तो वो उसको तो आप वो छोड़ दें। सो शादी जो गिफ्ट मिला है ना दूसरी शादी पे, उस पे आप अपने कीमती ख्यालात से। अच्छा, दुबई से याद आया, अपेरेंटली पासपोर्ट्स अब ई पासपोर्ट्स का चल रहा है, कोई सिलसिला शुरू हो रहा है। सो ये अब बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब ई किसी की चीज़ के सामने लगते हैं कि ये हमारे फ़ोन में आ जाएगा पासपोर्ट या ये हमारे टैबलेट पे आ जाएगा। नहीं, यू कांट स्कैन इट एंड वोंट क्यूआर कोड नहीं है कोई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसे नहीं, वरना तो दुनिया बंद हो जाए। ये असल में जब आपको याद होगा पुराने आईडी कार्ड जो थे
वो आपके बेसिक आईडी कार्ड होते थे, एक पेपर होता था, उसको उम्मन लोग लेमिनेट करा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर वो लेकर आए आपकी जो चिप वाले आपके हैं आईडी कार्ड्स, ये उस तरह की चीज़ है। सो 2004 में आपका पासपोर्ट जो था वो जो आया वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट हो गया, जो दीगर ममालिक में हर जगह भी अभी भी इस्तेमाल होता है और बहुत मुल्कों में ई पासपोर्ट्स नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि हम ज़रा जल्दी पहुंचना चाहते हैं एट पार विद द वर्ल्ड, तो ई पासपोर्ट्स जो हैं बना रहे जिसके अंदर आपकी चिप डली होगी, जिसके अंदर आपका डेटा सारा होगा, यानी कि आपकी तस्वीर और मुख्तलिफ चीज़ें। उसका फ़ायदा क्या है? लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट और कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये अब शुरू करें, दुबई के एयरपोर्ट ने बाय द वे शुरू कर दी है कि आपके पास अगर ई पासपोर्ट है तो आपकी जो इमिग्रेशन है आप उससे ज़्यादा फास्ट ट्रैक करके गुजर सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो चेक इन भी है उसके ऊपर अपना ई पासपोर्ट लगा के आपकी सारी डिटेल है और जो बंदा जिसने बैठ के देखना है वो पीछे देख रहा है, तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये पाकिस्तान में भी दे रहे हैं ई पासपोर्ट। इसकी ये है कि थोड़े महंगे हैं। सिर्फ एक सवाल है, ये पाकिस्तानी टाइम बचा के करेंगे क्या? ये तो आपको पता है ना कि हमने नेक टू नेक चलना है, कि हमारे पास हर चीज़ वो हो जदीद टेक्नोलॉजी की, ताकि कम्पीट, आप चाह रहे हैं हम कम्पीट ना करें। नहीं, so what's wrong with that? I think it's अच्छी बात। हाँ नहीं, वो जो ये लैमिनेशन वाला और ये प्रिंटिंग वाला मसला खत्म हो जाता है। मेरे अच्छा ये नहीं, वो पासपोर्ट तो रहेंगे, फिर वो रहेंगे, वो बनेंगे, ये तो ओवर टाइम रिप्लेस हो जाएंगे ना इवेंचुअली। अच्छा, एवरीवन हैज, इसका सिर्फ ये है कि ये है थोड़ा सा स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव है। ये जो इसका ऑर्डिनरी है 5 साल वाला वो 9,000 रुपए का है, जो इसका अर्जेंट फीस है वो 15,000 रुपए है, और इसका जो 10 ईयर वाला है वो 13,000 का ऑर्डिनरी है, और जो अर्जेंट है वो 22,000 रुपए का है। तो ये सस्ता भी नहीं। सो आई डोंट नो, अब हर देखिए 9,000 रुपए फॉर अ पासपोर्ट काफ़ी पैसे होते हैं। ये वैसे ना, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं टिप देना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वीज़े लगते रहें। तो उस पर मुझे पता लगा कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी भी वीज़े के लिए, तो वो जब आपका रिकॉर्ड खोलते हैं ना अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो जो बड़े ममालिक हैं उनके पास आपकी लोकेशंस भी आ रही होती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे हैं, इधर रहते हुए भी, बाहर भी, ये वो। सो अगर आप बीच में, चाहे बैटरी बचाने के लिए ही क्यों नहीं, आप अपनी फ़ोन पे अपनी लोकेशन ऑफ कर लेते हैं ना, तो उनको शक पड़ता है कि क्यों अपनी लोकेशन ऑफ कर। सो आप अपनी लोकेशन हर वक्त ऑन रखें कि उनको लगे कि यार इसकी तो ज़िंदगी जो है ना इतनी मतलब खुली किताब है, पता है ये कब किधर गया। There's so many things wrong with what you just told me. मुझे समझ नहीं आ रही मैं किधर से शुरू करूं। हाँ, आप जहाँ मर्जी से आपका दिल करे शुरू कर दो। ये invasion of data, privacy, हाँ, मतलब ये तो होता है। डेटा क्या हम ओके करते हैं जो भी। आपने कभी जैसे आप वकील हैं, जब वो फाइन प्रिंट आता है, जब ऐप या किसी चीज़ को आप सब्सक्राइब करते हैं जो इतना सा लिखा होता है, तो आप इतना सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस यूं करके जाके एक्सेप्ट करते हैं, तो पढ़ता तो कोई नहीं है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आप अग्री कर रहे हैं हमसे कि ये डेटा। और डेटा प्राइवेसी तो खैर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको ना ही छेड़ें आप। छेड़ दिए तो क्या है, बैठे में। हाँ, नहीं, उसमें ये है कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, अपना डेटा ले जाए, मतलब मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी, आप एक खुली किताब है। हाँ, मतलब मेरे तो बैंक में से भी कुछ नहीं निकला। चले, ये भी ठीक है। कोई अपडेट आई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की? अपेरेंटली कुछ बात चल रही थी इंटरेस्टिंग है, पहले भी इस किस्म की बात कर चुके हैं। वो कहते हैं जी कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। एक हद तक उन्होंने पार्टी से नाराज़ हैं, क्योंकि वो बहरहाल हमेशा से अपने आप को समझते हैं नवाज शरीफ कैंप के। गुजर खान में एक निजी महफिल में उनसे किसी ने सवाल जवाब किए, तो कहते हैं कि मुझ जैसे शख्स की कोई जगह नहीं है आजकल की सियासत में, नाराज़ है। उसके साथ साथ कहते हैं कि जी नून लीग इलेक्शंस जीत जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेगी। आइए, वो उसमें एक चीज़ तो ये है कि वो बड़े दिनों से मूड दिखा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन उनका अगेन वही वाली बात, वो सुनते थे कि जी नई पार्टी भी लेके आ रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है नहीं लेके आ रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शंस में तो कोई चांस नहीं है। वो अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी तो फिर हम एंट्री डालेंगे। अदरवाइज़ बात ये है कि उनको PMLN ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है, वो किसी को भी बना सकते थे। ये तो 2018 के इलेक्शन भी दोनों सीटों से अपनी हार गए थे, उन्होंने इनको किसी और जगह एडजस्ट करवा के दिया। सो मतलब अगेन इनका शिकायत करना बनता नहीं। ये जितने मर्जी अच्छे आदमी होंगे यकीनन हैं, बनता भी नहीं। और वैसे भी इनकी तो चले सियासत तो है ही है, कारोबारी तौर पे भी ये
ठीक ठाक है। हाँ, तो इनकी तो कोई और कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल। बाकी वो बात तो बिल्कुल ठीक है जो वो कह रहे हैं ना कि ज़्यादा देर हुकूमत रहेगी नहीं, वो किसी की भी नहीं रहेगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो वो साइकिल है ना 3-3.5 साल वाला, वो एक तो वो इन प्लेस है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं रहता। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, वो आपको पता ही है कि एक तो वो नेक्स्ट इलेक्शन ईयर से पहले हुकूमत सीधी होनी शुरू हो जाती है कि जी अब हमने जाना है वोटर के पास तो कुछ तो दिखाना है, तो वो फिर मसाइल होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा भी और भी मसाइल हैं, लेकिन वो जैसे जैसे अगेन नंबर्स जैसे जैसे ख़राब होंगे ना, जैसे जैसे हालात ख़राब होंगे, वो साइकिल और छोटा होता चला जाएगा कि वो आपने हर 3.5 के बजाय 3 फिर 2.5 के बाद के ओहो हो जो अब बंदा आ गया ना ये सब कुछ ठीक कर देगा। कि खान साहब को तो नहीं पैगाम दे रहे कि ज़्यादा देर होनी लगनी साइकिल खान अब्बासी साहब और आप कि साइकिल छोटा हो रहा है। नहीं, खान साहब तो अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, आप खान साहब के लिए शायद कह रहे हैं। चलिए वो एक आगे चलते हैं, आप लोग पॉलिटिक्स पे शुरू हो जाते हैं, देन यू गाइस जस्ट डोंट स्टॉप। बैक स्टेज मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, इट्स द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन, इट्स जस्ट स्क्रिप्ट नहीं बदलता। देखिए मैं तो वही ना, आप मुझे कहते हैं इट्स सो नेगेटिव दैट आई कांट हेल्प इट। तो हालात इस तरह के हैं कि बंदा और क्या इसके बारे में। अब तो आजकल तो बेहतर है वैसे हालात। अच्छा नहीं थोड़े से प्लीज जरा थोड़ा इलेबोरेट करें। इलेबोरेट मतलब आपकी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड देख तोड़ रहे हैं, रही है। जितने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त तो यही कह रहे हैं कि आपके हालात स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। चलें, देखो अच्छी बात भी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो पीएचडी और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपेरेंटली स्टूडेंट्स पे बड़ा एक बर्डन आया है कि एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स को आई थिंक उनकी फीस में 1.5 लाख का इजाफा हुआ है। देखिए बात ये है कि हम हालात की बात कर रहे थे अली, प्लीज बात ये है कि जितने पीएचडी पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है, नजर नहीं आता है मतलब मुल्क को देख के। दैट्स रियली अनफेयर अली, मतलब ये क्या था, ये क्या स्टेटमेंट थी आपकी? देखिए मैं मसला बताया क्या है, पीएचडी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि लोग फिर कंप्लेन भी करते हैं बाद में कि जी इतने पीएचडी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही। सो पीएचडी का ताल्लुक तो मेरे ख्याल में नौकरी से एज सच नहीं होता, मतलब वो आप उसके बजाय कोई स्किल सीख लें तो आपको नौकरी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे जिन शोबों में पीएचडीयाँ होती हैं वो हमें पता है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर बहुत एक और ज़्यादती जो की जिसकी वजह से पीएचडी और एमफिल्स का तो फ़ायदा हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो कहा गया कि जी अगर कोई पढ़ाने वाला एमफिल नहीं है तो उसकी तनख्वाह जो है एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब वो इतनी एक अजीबोगरीब चीज़ थी, उसकी वजह ये है कि आप अगर किसी प्रोफेशनल को लेके आ रहे हो जो कि जिसका काम दरस व तदरीस है ही नहीं, वो तो अपनी फील्ड का चीता है, तो वो तो शायद एमफिल और पीएचडी नहीं होगा, लेकिन वो अगेन वो अपनी एक्सपीरियंस की वजह से। हाँ, सो उसको आप कह रहे हो कि हम तो तुम्हें मतलब तुम आगे पढ़ाओगे भी और हम तुम्हें पैसे भी कम देंगे क्योंकि तुम एमफिल नहीं हो। सो वो तो नहीं आएगा, और नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट का ही होगा, मतलब उसका तो कोई नुकसान नहीं है। सो आप इससे ये भी देख लेना, चलें ये डिबेट तो बहुत पुरानी है कि बढ़ गई कि फ्लाइट कितनी हो रही है इस किस्म के लोगों की बाहर, उनकी बहरहाल बहुत लोग बाहर मुल्क से जा भी रहे हैं और हालात की वजह से देख लें, लेकिन ऑब्वियसली बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी। और दूसरा पीएचडी का तो ये नहीं होता मकसद कि आपने मतलब पोस्ट डॉक्टरेट अगर किसी चीज़ में किया है तो आप उस फील्ड के अपने मतलब वो ये अपने लफ्ज़ चीते हैं, तो उसके बाद तो आप चाहते होंगे कि इस फील्ड में मैं कुछ इजाफा करूँ। ये तो आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपने पेपर लिखा, उस पेपर के अंदर आपने कोई यूनिक चीज़ बनाई, उसके बाद आप पीएचडी बन गए। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पेपर्स हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें हमारा पब्लिशिंग का, उसमें हम कहीं पर भी नहीं हैं। मेडिकल साइंस में ले लें, किसी और चीज़ में ले लें, आप अगर बात कर लें नोबेल प्राइजेस की, उसके अंदर भी कहीं नहीं है। सो अगर तो इतने ज़्यादा पीएचडीज बन रहे हैं, उसकी इवेंचुअली ट्रांसलेशन जो है आगे जाने को वो ये होनी चाहिए कि आपको जी बैनुल-अक़वामी सतह पर तमगे मिल रहे हों, और वो तो नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब है कि कुछ मसला जो पीएचडीज दे रहे हैं उस उन इदारों में, और फीस भी बढ़ा रहे हैं वो। अच्छा, अगेन वही वाली चीज़ है कि फ़ीस बढ़ाना मतलब एक तरफ आपको शायद ख़बर पढ़ के लग रहा है कि वो डिस्करेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि मतलब इतने सारे पीएचडी क्या कर रहे हैं जब वो कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं कर रहे। तीसरा मैं एक ये भी सोच रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का क्योंकि जिक्र हो रहा था, तो पीएचडी मतलब आपने जब थीसिस देना है किसी चीज़ में तो उसमें होता है कि आपने पहले सुपरवाइज़र को अपने कन्विंस करना है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे मुझे इजाज़त इसकी दे दी जाए, और फिर उसमें और भी बहुत सारे मराहिल होते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के केस में क्या जमीयत से भी इजाज़त लेनी पड़ती होगी कि कर लें? सॉरी प्लीज़। अच्छा, मुझे लेकिन एक मुझे और बात लगती है, ये पीएचडी इसका मुझे कि ना ये कॉलिंग कार्ड बड़ा अच्छा है, आपको मिलने आए
तो आप कहते हैं यार आम को बंदा आ गया, वो कहते नहीं वो PhD है वो फलान ये नहीं, ये कॉलिंग कार्ड भी बड़ा अच्छा है ना कि आप मैं कोई आम बंदा नहीं आया, मैं उस चीज़ में PhD हूँ। और इसका फिर कुछ लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है भाई, जिन्होंने मेहनत की है उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। नहीं इस पे अक्सर लोग सवाल भी करते हैं ना, वो जब इंट्रोड्यूस कराना कि जी ये डॉक्टर फलाने हैं, तो कहते हैं कि MBBS अलग है दूजा। अच्छा वैसे आपको बात बताऊं, एटमोलॉजी के हद तक जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, उन्होंने कोऑप्ट किया हुआ है ये लफ्ज़। जो PhD हैं असल में डॉक्टर वो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं वो वाले जो मेडिकल वाले। सर देखें, डॉक्टर साहब असल में पता है कौन है? जो कि आपसे विजिट की फीस ले कैश में और कहें कि कार्ड कूड कोई नहीं चलता। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। चलिए इसको फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पे अपना शो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।